So Ampere's law. Ampere's law is analogous to Gauss law in electrostatics. See, electrostatics में हमने कहानी कैसे स्टार्ट की थी? Electrostatics में कहानी कहाँ से स्टार्ट होती? Coulomb's law से, right? Coulomb's law था K Q1 Q2 by R square. ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने निकालना शुरू किया, जैसे यहाँ पे इनफिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज पार्टिकल होते थे, यहाँ पे इनफिनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसका फील्ड हमने निकालना सीखा किससे? बायोट-सेवर्ट्स लॉ से. बायोट-सेवर्ट्स लॉ. It helps us measure magnetic field and it is mu 0 upon 4 pi ideal sin theta by r. Right? So जैसे वहां पे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ढेर सारा कूलम्स लॉ लगाया और उससे मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया था. फिर उसके बाद फिर वैसे ही हमने मैग्नेटिज्म में ढेर सारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाया. इनफिनिटली लॉन्ग फाइनाइट साइज का कंडक्टर, कॉइल हो गई, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड हमने मेजर कर लिया. ठीक है. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको एक ऑल्टरनेट मेथड मिला कुछ स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. वी हैड अ स्पेशल मेथड गॉस लॉ, राइट? गॉस लॉ एक्चुअली. सो ऐसे यहाँ पे है एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर्स सर्किट लॉ. यहां पे क्या लिखा था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस. या सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. याद है कि सब भूल चुका है? कोई कुछ बोलेगा? याद है सर. ऐसे ही एक नई कहानी है यहाँ एम्पियर्स सर्किट लॉ, जो शुरू में लगता है कि कुछ तो बेवकूफ बना है फिर से एक बार, बट बाद में समझ में आने लगता है, इजी है थोड़ा. तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लूज्ड. ऐसे इसको घूर के देखो, 1 मिनट देखो, तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँ. तो अब इसको एलिब्रेट करता हूं मैं, क्या लिखा है यहाँ पे. पहली चीज बता दूं, वहां पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, पहले बता दूं. यहाँ ये सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है, राइट? वहां पे हम पूरे सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, हर पॉइंट पे डिफरेंशियल एरिया और ई का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे. इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले. इसमें हम एक कोई लूप बना लेंगे, जैसे पिछले बार हम क्लोज्ड सरफेस बनाते थे, राइट? और उसमें छोटे छोटे सरफेस एरियाज लेते थे, उसमें ई और डीएस का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, याद है? फिर उसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करते थे. यहाँ पे क्या होगा? ये लूप है, लाइन है, और यहाँ पे हर एक पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बी, और ये जो डीएल होगा, बी और डीएल, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के इंटीग्रेट करना है. तो पिछले बार सरफेस इंटीग्रल था, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था. इस बार ये सरफेस इंटीग्रल नहीं है, ये है लाइन इंटीग्रल. ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल है. इसमें पूरे लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लूप है वो, लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. मेजर डॉट प्रोडक्ट एट वेरियस पॉइंट्स. ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको इस लूप पे पूरे ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करूंगा मैं. तो वो जो आएगा वो वैल्यू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज, इस लूप के अंदर जो करंट है वो मिलेगा. कुछ नहीं समझाना? नहीं, मुझे मालूम है. सी, अपनी मर्जी से कोई भी
मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कर लो अपनी मर्जी से, कैसा भी, तो एक रीजन में भाई, ये आपको बस एनालॉजी तो समझ में आए ना, हाँ ऐसा कुछ होता है, क्या है वो नहीं मालूम, बट कुछ होता है ये तो मान लिया ना, कि ये भी नहीं माना। मान लिया। मान लिया सर। हाँ, तो कुछ होता है ये आपने मान लिया। जैसे कूलम्स लॉ वो करता था, देखने में देखो एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये पॉइंट चार्जेस के लिए था, ये पॉइंट साइज कंडक्टर के लिए, यहाँ Q1 Q2 था, यहाँ आइडियल साइन थीटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो एनालॉजी थी कूलम्स लॉ की जगह हमारे पास मिलता जुलता कुछ यहाँ पे था। कूलम्स लॉ का सब्स्टिट्यूट मिला मुझे गॉस लॉ। मैं एक्चुअली गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एनालॉगस, बट ठीक है, देखने में एक जैसा लग रहा है, राइट, दिस इज नॉट एनालॉगस, बिकॉज एनालॉजी तो तब होती जब यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जेस होते, जैसे वहां इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, वैसे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक चार्जेस होते तो मैं एनालॉजी मानता, बट एनालॉजी ना कह के मैंने एनालॉजी बोल के मैंने शायद गलत वर्ड यूज कर लिया। आई शुड से क्या बोलना चाहिए, एक जैसे दिखते हैं, जैसे कूलम्स लॉ है, यहाँ पे बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिला था काम आसान करने के लिए, जहां पे सिमेट्री होती है वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको हमने नाम दिया था गॉस लॉ। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा लॉ है, एम्पियर्स लूप लॉ और एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। वो किरचॉफ का लूप लूप रूल सॉरी वो वाला रूल नहीं है, किरचॉफ वाला रूल नहीं, किरचॉफ लॉ था वहां पे, वो नहीं, एम्पियर्स लूप लॉ अलग होता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आया काम आसान करने के लिए, किसका, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये भी सिर्फ सिमेट्रिकल जगहों पे ही लगता है, हर जगह पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब गॉस लॉ जैसे वहां पे पढ़ा था हमने, वहां पे सरफेस पे इंटीग्रेट करते थे, आपको ठीक से याद नहीं होगा, हम लोग इंटीग्रल ई डॉट डी एस करते थे, एक छोटा डिफरेंशियल एरिया लेते थे, याद है? हाँ हाँ उसमें E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा लिखते थे, फिर उसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करते थे, एक आध बार थीटा का वैल्यू 0 आया था तो cos 0 1 हुआ था, E हर जगह कांस्टेंट तो बाहर निकाला था, और ds का टोटल मार के देखा था तो 4 πr² आया था, याद है? हाँ ऐसे यहां पे क्या करना है आपको, एक लूप बनाना है, जैसे वहां एक क्लोज सरफेस लेते थे, यहाँ पे क्लोज लूप लेंगे। हाँ, तो पहले तो आप इमेजिन करो इस रीजन में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है क्यों है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक जबरदस्ती का मैग्नेटिक फील्ड मैं बना लेता हूं, ऐसा है, राइट, ऐसा एक मैग्नेट, ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है इट कंप्लीट्स द लूप, वो मान लेता हूं मैं ऐसा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लूप बनाया, ये लूप है, सरफेस नहीं है, ये छोटी छोटी लेंथ है, ऐसे 1 2 3 छोटी छोटी लेंथ, इनफिनिटली स्मॉल लेंथ। इस पॉइंट पे ये डीएल है, डीएल ऐसा है और बी ऐसा है, सपोज करो बी ऐसा है, तो इन दोनों का कुछ डॉट प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। भाई बी और डीएल दो वेक्टर क्वांटिटीज है, भाई मैं कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐड करने का पाप तो नहीं कर रहा मैं, कि आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ को ही जोड़ दिया, सर आज आपने फिजिक्स खत्म कर दिया, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा मैं तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, वो भी डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो निकलता ही निकलता है, इसमें डरने वाली क्या बात है, राइट? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकला है, राइट, एंड ऐसे ही सारे लूप पे बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसको ऐड कर दो, तो ये जो इंटीग्रल बनता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर क्लोज्ड लूप, समझा? कोई भी अपनी मर्जी का मैंने लूप खींच खांच दिया, अपनी मर्जी से बना लिया, ऐसा बना दिया, जैसा बना, हर पॉइंट पे एक छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ ले लो, जैसे यहाँ पे फील्ड ऐसा था, तो ये बी और डीएल के बीच का, बी और डीएल के बीच का, बी और डीएल, बी डीएल, बी डीएल, ऐसा बनाते जाओ, इसमें दिक्कत तो नहीं है कुछ, कि है दिक्कत? नहीं ना?
हर पॉइंट पे बी और डीएल निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसको इंटीग्रेट कर लो ओवर द क्लोज लूप। सो बी डॉट डीएल है, हर पॉइंट पे बी और डीएल के बीच का एंगल आपको पता है, बी वेक्टर पता है, डीएल डॉट प्रोडक्ट निकालो, ऐड करो। तो ये जो इंटीग्रल होगा, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज। इसके अंदर करंट कितना आ रहा है, ये चीज है। तो अब राइट साइड तो आपको समझ में आ गई, म्यू नॉट तो पुरानी कहानी हो गई। करंट एनक्लोज का मतलब क्या होता है, लेट अस एज्यूम ये जो लूप है, ये लूप का प्लेन है, इससे एक वायर, करंट की वायर बाहर आ रही है, आई, इससे करंट की वायर बाहर आ रही है, तो वो आई कहलाएगा। कोई ऐसे जा रहा तो उसको नहीं गिनेंगे, इस लूप से बाहर आना चाहिए, तो उसको मैं आई गिनूंगा। ठीक है, जैसे वहां पे एल्जेब्रिक सम था, यहां पे भी एल्जेब्रिक सम लगता है, किसमें, एम्पियर्स लूप लॉ में भी एल्जेब्रिक सम है। तो म्यू नॉट इनटू सम ऑफ आई एनक्लोज्ड। हाँ, जैसे समझो ये एक लूप था, लेट अस अज्यूम लूप था, इसमें से एक करंट आ रहा I1, ये करंट आ रहा I2, ये करंट जा रहा है I3। तो इसके लेंथ पे बी डॉट डीएल हर पॉइंट पे निकालूंगा मैं, हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो क्या निकाल लिया, बी डॉट डीएल, हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकाल लिया, उसको ऐड कर दिया। तो जो आंसर आएगा उसको करंट एनक्लोज्ड, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा करके म्यू नॉट। ठीक, तो सारे करंट्स आपको पकड़ने हैं, लेकिन अभी इसके एल्जेब्रिक साइन पे एक सवाल बाकी है, क्या सबको प्लस ले लूं, इससे तीन करंट आते जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है, तो वो तीनों को प्लस में रखूं या दो को प्लस एक को माइनस, I1 I2 प्लस रखूं, I3 माइनस, क्या क्या करें। तो यहां पे भी एल्जेब्रिक साइन मैटर करता है। अब ये कैसे एल्जेब्रिक साइन देखें भाई, वहां पे तो प्लस माइनस चार्ज था, इसमें कौन सा करंट प्लस कौन सा माइनस, तो डिपेंड करता है आपने लूप कैसे ट्रेस कर रहा हो। जब आप बी डॉट डीएल बोलते हो तो डीएल का भी कुछ डायरेक्शन लिया आपने, ठीक है, तो डीएल की डायरेक्शन क्या लेते हो आप, जैसे समझो ये एक लूप है, ठीक, आपको क्या करना है, इसके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसको ट्रेस करना है। तो डीएल आपने समझो ऐसे लिया, यहाँ पे डीएल ऐसा लिया, यहाँ पे डीएल ऐसा लिया, ठीक है, यहाँ पे डीएल ऐसा आएगा, हर जगह पे डीएल उल्टा सीधे नहीं कर सकते, अगर ऐसा लिया तो यहाँ पे डीएल ऐसा आएगा, यहाँ पे डीएल ऐसा आएगा, यहाँ पे डीएल ऐसा, यहाँ पे डीएल ऐसा, यहाँ पे, ठीक। अब देखो एक करंट ऊपर आ रहा है और एक करंट नीचे जा रहा है, तो आपने ट्रेसिंग इसकी ऐसे करी है, बी डॉट डीएल के लिए आपने ऐसे ट्रेस किया, तो ये वाला करंट I1 या I2 दोनों में से कौन सा करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रेसिंग के डायरेक्शन में बना सकता है। एक और बार। आपने इस लूप को ट्रेस किया है, इसमें जो डिफरेंशियल एलिमेंट्स लिए हैं वो कैसे लिए आपने, क्लॉकवाइज लिए, एंटी क्लॉकवाइज लिए, राइट। मैं पूछ रहा हूँ ये जो I1 करंट बाहर आ रहा है और ये जो I2 करंट अंदर जा रहा है, इन दोनों में से कौन सा करंट है जो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बना सकता है, आपको लगता है I1 बना सकता है, I2 बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, एक भी नहीं बना सकता। I1। I1 बनाएगा, ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका फील्ड क्लॉकवाइज हो सकता है, तो I1 को पॉजिटिव लेना है, I2 को नेगेटिव लेना है, म्यू नॉट हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रल v डॉट ds। सो करंट which tends to send current field in
the direction of loop tracing. क्या? Current which tends to send field in the direction of loop tracing is positive and current opposite to current which tends to send field in the direction opposite to loop tracing opposite is negative. जो मेरे ट्रेसिंग के डायरेक्शन में करंट जो फील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लेना है, और जो उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट सेंड करने की कोशिश कर रहा है वो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। समझ में आया भाई? वहां तो प्लस माइनस पता था, पॉजिटिव चार्ज को प्लस लेना, नेगेटिव चार्ज को माइनस। क्यों? पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज से लाइंस कटती हैं, अंदर आती हैं। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मैं लूप ट्रेस कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर रहा हूँ वही डायरेक्शन में अगर वो करंट भी फील्ड बना रहा है तो प्लस ले लेंगे अपन, और अगर वो उसके उल्टे में बना रहा है मतलब मेरा फील्ड काट रहा है तो उसको माइनस ले लेंगे। समझा? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब अपने सिलेबस में है तो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाने में काम आता है थोड़ा सा और भी थोड़ी चीजों में, बट बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई विल स्टॉप। अब इसके एप्लीकेशन देखें। तो बिफोर आई गो टू एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लूप लॉ, कुछ चीजें बता दो। जैसे पहला, choice of Amperian loop, choice of Amperian loop, क्या? choice of Amperian loop, एक एम्पियरन लूप है वो कैसा होना चाहिए? जैसे गॉस लॉ में हमने गॉसियन सरफेस चूज किया था, क्या? गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस चूज किया था। गॉसियन सरफेस कैसा था? गॉसियन सरफेस था एक ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नजर आ रही हो, फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल नजर आ रहा हो। कोशिश हम ये करते थे कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड कांस्टेंट हो, हर एक पॉइंट पे फील्ड और उसके बीच में एंगल या तो 0 या तो 90 हो। कुछ ऐसा याद है आपको हल्का फुल्का? कौन सा? थोड़ा थोड़ा। ऐसी ही कुछ बातें याद रखनी है हमने, किसमें? एम्पिरियन लूप में। चॉइस ऑफ एम्पिरियन लूप, तो हम एम्पिरियन लूप कैसे चूज करेंगे? पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, सिमेट्री यूज करना है अपने को। विल मेक यूज ऑफ सिमेट्री, विल ट्राई ए डायरेक्शन, एंगल बिटवीन field and loop at every point is 0 or 90 degree. पहली चॉइस ये है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड लूप एट एवरी पॉइंट इज 0 और 90 डिग्री। ये कोशिश रहेगी, या 180 भी मिल गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चॉइस के दूसरा पॉइंट क्या मैं याद रखूंगा? field at every point on Amperian loop is same। कोशिश ये रहूंगा कि ऐसा हो, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, बट ये 3 चीजें मैं हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? सी, जैसे जब हम लोग गॉस लॉ लगाते थे तो पॉइंट चार्ज था तो हमने स्फेरिकल गॉस लॉ लिया था, स्फेरिकल शेप में, राइट? क्यों? सिमेट्री यूज करनी थी, हर पॉइंट पर डिस्टेंस जो है सेम हो जाएगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा, और ये दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, राइट?
तो ऐसे हम लोग चूज करते थे। अभी रेक्टेंगल ले लेते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, अगर क्यूबॉइड ले लेते तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती। कैसे? ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड लेते तो क्या हो जाता, अगर क्यूबॉइड लिया तो इस पॉइंट पे फील्डर्स के बीच में एंगल कुछ और है, यहाँ पे 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 एंगल कुछ और है, तो हर पॉइंट पे एंगल कुछ और हो जाता है। तो हमने क्यूबॉइडल शेप नहीं लिया था, क्यूबॉइड नहीं लिया था, हमने लिया था स्फीयर, स्फेरिकल शेप लिया था। समझा? तो वी हैव टेकन स्फेरिकल शेप इंस्टेड ऑफ क्यूबॉइड। ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पे भी करना है। तो सिमेट्री का यूटिलाइजेशन यूज करना है। एंगल फील्ड के और लूप के बीच में हर पॉइंट पे या तो 0 हो, या तो 90 हो, या तो 180 हो, कुछ जानी पहचानी चीजें हो, ऐसा कुछ नया ना आ जाए। राइट? समझा? हाँ सर। हाँ। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, हर पॉइंट पे कोशिश ये होगी कि फील्ड हमारा सेम हो। हर पॉइंट पे हाँ हमारी सर। कोशिश होगी कि फील्ड हमारा सेम हो। ठीक है, चलो इतनी कहानी हो गई। अब शुरू करते हैं अपन। अब देखो, मोर और लेस फील्ड का पता आपको पहले से होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको पता था, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं था, पहले से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता था। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका फील्ड ऐसा होगा, लाइन चार्ज है तो उसका फील्ड ऐसा होगा, स्फेरिकल चार्ज है तो उसका फील्ड ऐसा होगा, शीट ऑफ चार्ज है तो उसके जस्ट बाहर फील्ड ऐसा होगा। सारी चीजें हमको पता थी, तो ही हम उसमें गॉस लॉ अप्लाई कर पाते थे। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पहले से आपको पता होना चाहिए कि कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एम्पियर्स लूप लॉ, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इट। समझा? सो जैसे ये कौन सा लाइन कंडक्टर, तो लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसका जो सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग रीजन इज लाइक दिस। मतलब ये आज मेरे नेट में अगर प्रॉब्लम एक है या कार्डबोर्ड सबको आप अजीब सा लग देखते रहा हो, है? कार्डबोर्ड से अजीब तेरा सा कैसा लग रहा है बेटा? इधर तो मस्त दिख रहा है बेटा मैंने। अगर ये कार्डबोर्ड है, इससे करंट ऊपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आजू बाजू में ऐसा होगा, ये डायरेक्शन। एक चीज तो हमेशा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप फॉर्म करती हैं। राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वहां पे लाइंस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, नेगेटिव पे जाती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, दे फॉर्म अ लूप, जहां पे रहती है वो लूप ही फॉर्म करती है। ठीक है? तो अगर लाइन कंडक्टर है, अगर लाइन कंडक्टर है उसमें ऐसा करंट जा रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी रहेंगी। अगर इसमें करंट अंदर की तरफ है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? उल्टा होंगे, ऐसे ऐसे। कैसे मालूम? थंब, थंब अंदर की तरफ दिखा रहा है, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो कैसे दिखा रही है? क्लॉकवाइज। तो अगर थंब, राइट हैंड का थंब आपका करंट दिखाता है, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ लाइन चार्ज, a straight conductor are in shape of concentric circles। ठीक है? पहले पास पास में होती हैं, पहले पास पास में रहेंगे, फिर दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता रहता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से डिस्टेंस बढ़ता है। व्हाई? बिकॉज जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना वीक होता जाता है। तो दिस इज पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन कंडक्टर। ठीक है? स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा, अब अगर कॉइल है तो कॉइल का कैसे होगा? समझो, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है,
राइट, ऐसा करंट फ्लो होता है। एक साइड से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, दूसरे साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा है। जैसे मेरे साइड से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उधर से लाइंस बाहर आती हैं, ऐसा 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 फील होता है। ये स्ट्रेट गया, ऐसा फील होता है, ऐसा क्या, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट है, हाँ? अगर ये एक कॉइल है, इस कॉइल में एक फेज से करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरे फेज पे जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज दिखता है, राइट। एक फेज पे एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, दूसरे फेज पे क्लॉकवाइज नहीं। तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उधर से लाइंस बाहर आती हैं, ऐसे इससे फील्ड लाइंस बाहर आनी और पीछे से इन करती हैं। जिधर से क्लॉकवाइज दिखता है उससे अंदर जाती है, ठीक है, क्योंकि उनने बनाना तो लूप है, तो एक फेज से बाहर निकलती हैं और दूसरे फेज से इन होती हैं। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, सो ये हो गया आपका, पहले से ही डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, किसका, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, और दूसरा करंट कैरिंग लूप का। सो लेट्स चेक। सो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट इज करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन है पहला। तीन एप्लीकेशन है सिलेबस में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight and long current carrying wire। So ये है long straight current carrying wire carrying some current I in it। This is long and straight current carrying wire which carries a current I in it, ठीक है। इसके सराउंडिंग रीजन में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे मेजर करना है। तो वी हैव टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ से ए, एक डिस्टेंस दे दी मैंने, ये डिस्टेंस ए है, एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। आगे समझ में? हाँ सर। 11 से डिवाइड हो रहा है बेटा, हाँ। सो तो क्या आपको इस करंट कैरिंग वायर का फील्ड आजू बाजू में पता है कैसा होगा? हाँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, राइट। अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं, इस फिगर का टॉप व्यू दिखाऊं, हाँ, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। एक वायर है जिससे करंट बाहर आ रहा है, उसके सराउंडिंग में ऐसा फील्ड है, राइट, ऐसा फील्ड रहेगा, फील्ड विल बी लाइक दिस। तो इससे ए डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? एम्पियर लूप लेना पड़ेगा, राइट। तो एम्पियर लूप कैसा लेंगे हम लोग? जैसा फील्ड है मैंने वैसा ही इसी को एम्पियर लूप ले लिया, राइट। तो एम्पियर लूप से कंसिडर एन एम्पिरियन लूप in the shape of circle with conductor at center, with conductor as axis, conductor as axis, ठीक है, समझा? and radius a, and radius as a। आगे समझे मैंने कैसे लिया एम्पियर लूप? एक बार वापस सर। देखो मैंने एम्पिरियन लूप कैसा लिया है, मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना था? फील्ड। मुझे मालूम था फील्ड लाइंस ऐसी जाती हैं कॉन्सेंट्रिक, मैंने भी वही सर्कल को लूप ले लिया। भाई मुझे तो लूप अपने ऊपर है, अपनी चॉइस है, मैं कहीं भी लूप ले सकता हूँ, लेकिन फायदा तो होना चाहिए।
मैंने उस लूप को ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही लूप बना दिया। मैंने कहा वही लूप को समझो और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब पूछा फायदा क्या है? हर पॉइंट पे डीएल और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड था और यही लूप है, तो डीएल हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डीएल ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। 0। 0। यही तो मेरा फायदा। दूसरा, मुझे इतना श्योर है सिमेट्री के हिसाब से इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे ना, तो यहाँ जितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट तो उतना ही होगा ना। हाँ ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा इंटीग्रल बी डॉट डीएल। हर पॉइंट पे बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है, तो बी इंटू डीएल कॉस 0 1 हो गया। ठीक, हर पॉइंट पे बी सेम है, बाहर निकाल लिया। ऐसे जितने भी डीएल है उन सबका टोटल क्या आएगा? व्हाट इज लेंथ ऑफ ऑल डिफरेंशियल, 2 सम r। ऑफ ऑल 2 डिफरेंशियल लेंथ a। 2 पाई हाँ 2 पाई a। ए। तो बी इंटू 2 पाई ए होगी। अच्छा, अब ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए जी? करंट एंक्लोज, यहाँ एक ही करंट आई दिख रहा है मुझे। Therefore B into 2 pi A equals to mu naught into I. तो B is equal to mu naught I upon 2 pi A. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। So this is magnetic field due to long straight current carrying conductor. Yeah, magnetic field due to long straight current carrying conductor. आई बात समझ में? हाँ हाँ सर। यही फॉर्मूला हमने बहुत लंबे मेथड से डिराइव किया था बायोट-सावर्ट्स लॉ से। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का, फिर थीटा एंगल, फिर ये r, बहुत कुछ कर करके लास्ट में जाके ये फॉर्मूला। पहले तो हमने एसिमेट्रिक बनाया था अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा दोनों को π/2 डाला था, तब जाके ये फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये देखो 2 लाइन में आंसर आया। आपको मालूम है कि लूप कैसे लेना है, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई इक्वल टू म्यू नॉट आई। नीचे आया, देखा? हाँ सर। So this is Ampere's law। ठीक है, चलो आई स्टॉप हियर। 2 और एप्लीकेशन बचे, कल करते हैं।